नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल स्कूल में साइंस की पाठशाला में। ठीक है, तो आज की क्लास में देखो बच्चों, हमें क्या डिस्कस करना है। जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो उनको हम बता देना चाहेंगे कि ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर साइंस की प्लेलिस्ट इस समय चल रही है, जिसमें हम क्लास कक्षा 10वीं की विज्ञान में जो जीव विज्ञान का पोर्शन है, चैप्टर नंबर 6 है, बायो का पहला चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। यहाँ पे लिखा नहीं है, तो चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी, इसका नाम है जैव प्रक्रम। जानते ही होंगे, ठीक है, सभी बच्चे जो हाई स्कूल लेवल पे हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम है। आज इस चैप्टर में आज की जो क्लास है, क्लास नंबर 19 है, यानी कि इस चैप्टर की 18 क्लासें और हो चुकी हैं, लेक्चर 18 और जा चुके हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, तो जिन बच्चों ने जो है ये चैप्टर पूरा नहीं देखा है, पिछली जो प्लेलिस्ट है या जो क्लासें हमने रिकॉर्ड की हैं वो नहीं देखे हैं, पहले उनको देखें ताकि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो सके। अच्छे के साथ प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। जिन भी गार्जियंस के पास एज ए गार्जियन, चाहे वो अपने बच्चों के जो हैं पिता हों, चाहे उनकी मम्मी हो या उनके भाई हो या उनकी बहन हो, XYZ कुछ भी हो, उनसे रिलेशन में, परिवार में, घर में कोई भी बच्चा कक्षा 10 में पढ़ रहा है और वो यूपी बोर्ड का है या MP बोर्ड या बिहार बोर्ड का है, ये दिक्कत नहीं है, ये नहीं मायने रखता है, क्योंकि हर बोर्ड्स में यही सेम चैप्टर है। सिलेबस NCERT के अकॉर्डिंग है और यहाँ पर जो भी पढ़ाया जा रहा है वो NCERT के ही चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। तो जो भी किताब उनके पास होगी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, ये चैप्टर जरूर होगा और उसमें इस चैप्टर में ये टॉपिक होंगे। तो अपने बच्चों को एक बार ये सजेस्ट जरूर करें कि वो वीडियो को देखें। ठीक है, वीडियो देखने के बाद प्रॉपर उनके नोट्स बनाते रहें। ठीक है, चलें। अच्छा, आज की क्लास में हमें क्या देखना है? चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी, चैप्टर का नाम जैव प्रक्रम, और आज हमें पढ़ना है उत्सर्जन में पादपों में उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को हमें डिस्कस करना है। इससे पहले का जो लेक्चर गया था उसमें हमने मानव उत्सर्जन पढ़ा था। मानव उत्सर्जन की पूरी क्रियाविधि, मानव उत्सर्जन के लिए कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, प्रमुख उत्सर्जी अंगों के रूप में एक जोड़ी किडनी या वृक्क पाए जाते हैं। ठीक है, और उनसे रिलेटेड और भी जो मतलब ऑर्गन्स हैं, जैसे यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और यूरेथ्रा है, इसको भी हमने डिस्कस किया है, तो वो देख लें। अब हमें देखना है पादपों में उत्सर्जन। पौधों में भी उत्सर्जन होता है भाई, पौधे भी तो जीवधारी हैं, पौधों की जो कोशिकाएं हैं उनमें भी तो उपापचय क्रियाएं हो रही है, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन, तो उनमें भी जो है कुछ हानिकारक अनावश्यक पदार्थ बन रहे हैं, तो उन पदार्थों को बॉडी से बाहर उन्हें भी निकालना है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो इसी को हम समझेंगे। पादपों में देखेंगे मुख्य उत्सर्जी उत्पाद कौन कौन से हैं, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। जैसे हम लोगों में देखे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, CO2 है, ठीक है, ये है। अतिरिक्त जल और लवण है, उसी प्रकार पौधों में समझेंगे। उत्सर्जन की प्रमुख विधियां देखेंगे, मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन। इसमें देखेंगे किन किन अंगों के द्वारा पेड़ पौधे उत्सर्जन करते हैं, यानी कि इन उत्सर्जी उत्पादों को किन उत्सर्जी अंगों के माध्यम से अपने पादप शरीर से बाहर निकालते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा क्या हो जाए, एक आज का विचार हो जाए, दमदार थॉट हो जाए, शिक्षा के महत्व को बतलाते हुए शिक्षा से रिलेटेड एक एजुकेशनल थॉट। देखो, ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस की तरफ से देखते हैं आज का विचार क्या है, आज का सुविचार क्या है। देखें, कह रहे हैं कि जिस प्रकार बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ठीक वैसे ही हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना आपको महान बनाता है। या इस बात को ऐसे समझ लें कि जिस प्रकार जो है बूंद बूंद करके कोई घड़ा भरता है, कोई घड़ा है, आप उस घड़े को रखिए और उसमें बूंद बूंद करके जो है पर डे जो है बूंद बूंद करके मतलब उसको भरते रहिए, पर डे उसमें बूंदें डालते रहिए, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो घड़ा जो है पूरी तरीके से भर जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो है पढ़ाई का भी है, हमारे टीचिंग पर्पस का, रीडिंग का भी यही है कि जैसे हम डेली जो है रोज पढ़ते हैं 1 घंटा 2 घंटा, चाहे विज्ञान पढ़ें, मैथ पढ़ें, सोशल साइंस पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो पर डे हर सब्जेक्ट का कुछ कुछ हम पढ़ रहे हैं और अपने इस माइंड में भर रहे हैं।
तो जब हम पर डे कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं और उस माइंड में भर रहे हैं, तो एक दिन इस माइंड में जो हमारा भर रहा है, यही हमारा भरा हुआ जो घड़ा है, भरा हुआ जो दिमाग है, वो हमारे पेपर में काम आएगा और हमारी परीक्षा में हमको अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करवाएगा। और हमको लगातार पढ़ते रहना है, क्योंकि बूंद बूंद करके हमें घड़ा भरना है। हम एक ये नहीं कि हम पेपरों के टाइम पे हमने 10 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, तो पूरा घड़ा एक ही बार में भर लेंगे। ऐसा कर पाओगे? पूरा घड़ा एक बार में नहीं भर पाओगे, ठीक है। बूंद बूंद करके जो घड़ा भर रहा है उसको एक बार नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो हमें पढ़ाई रोज करनी, इसका मतलब हमें पर डे पढ़ाई करनी है। पर डे हमें कुछ ना कुछ याद करना है, सीखना है, समझना है। तो पढ़ाई में निरंतरता, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार, पर डे, ठीक है। तो पर डे हमें क्या करना है? कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। यही हमारी सक्सेस की क्या है? की है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इस बात को ध्यान रखते हुए आज की इस क्लास को शुभारंभ करते हैं। थॉट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं, और लेक्चर को लाइक करें, अपने ही जैसे दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। आप लोगों को काम शेयर करने का है, शेयर कर दें। लेक्चर को लाइक कर लें। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये जो सेवा की जा रही है, फ्री में सेवा की जा रही है, वो आप लोगों की ही की जा रही है। हालांकि हम जानते हैं फ्री में जो भी मिलता है उसकी कोई कदर नहीं की जाती है। वही चीज़ अभी अगर पैसों से खरीदी जाती है तो लोग उसकी कदर करते हैं, ठीक है। फिर भी समझें, कंटेंट नंबर 1 का है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को लाइक करें। यही हमारा सब है, मोटिवेशन। मेहनत का हमें फल इसी रूप में मिलेगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। हमारे द्वारा जो मेहनत की गई है, ये पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं, पूरा इसमें तैयार करके लाया गया है। इसका जो फल मिलेगा, हमको जो परिणाम मिलेगा, वो इसी रूप में मिलेगा, ठीक है। बाकी सभी बच्चे समझदार हैं, ज़्यादा कहने की हमें ज़रूरत नहीं है। देखें, टॉपिक पे आ जाते हैं। जिस पर्पस के लिए हम यहाँ आए हैं उसी बात करते हैं। देखो, पादपों में उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। देखो, तो जैसा कि हमने बताया कि जिस प्रकार सभी पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु हमारे क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, अपने शरीर के अंदर बनने वाले हानिकारक पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जिन्हें हम उत्सर्जी उत्पाद कहते हैं। तो उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसी को क्या कहेंगे? पादप उत्सर्जन कहेंगे। पादपों में हो रही है, इसीलिए इसको पादप उत्सर्जन कह सकते हैं। तो देखो, पादपों यानी कि पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया जंतुओं की तुलना में बहुत सरल होती है, ठीक है। इनमें उत्सर्जन बहुत सरल है, कोई कॉम्प्लेक्सिसिटी नहीं है। पौधों में उत्सर्जन के लिए मनुष्यों की तरह कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, कोई स्पेशलाइज्ड इनमें ऑर्गन्स नहीं है, ठीक है। कोई पूरा सिस्टम मौजूद नहीं है, इसलिए वे अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं, अलग अलग विधियों का यूज करके उन उत्सर्जित उत्पादों को शरीर से बाहर निकालते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमें ये देखना है कि पादपों के मुख्य उत्सर्जी उत्पाद कौन कौन से हैं, ठीक है। मुख्य उत्सर्जी उत्पाद, ठीक है, मुख्य उत्सर्जी उत्पाद कौन कौन से हैं ये हमें जान लेना है कि पादपों में कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं। ये भी तो पता लगे कि कौन कौन से पादपों में बनते हैं, बस ये पता लग जाए। और फिर वो किन अंगों के द्वारा इनको बॉडी से बाहर फेंक देते हैं, निकाल देते हैं, ये पता लग जाए, बस पढ़ लिया हमने पादपों में उत्सर्जन, बस बात खत्म। बस यही है पादपों में उत्सर्जन, और कुछ है ही नहीं। तो देखते हैं भाई, पादपों के मुख्य उत्सर्जी उत्पाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट्स। देखो, पौधे मुख्य रूप से निम्नलिखित पदार्थों का त्याग करते हैं, या पौधों में निम्नलिखित उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। पहला देखें, गैसीय अपशिष्ट यानी कि गैसियस वेस्ट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखें, यहाँ पर एक बेहतरीन बात लिखी हुई है कि पेड़ पौधों में 2 गैसें बनती हैं, एक है O2 और एक है CO2। ये पौधों के लिए दोनों ही कैसे हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। कैसे हैं? कुछ हद तक, पूर्ण रूप से नहीं, तभी हैं जब ये आवश्यकता से ज़्यादा है। चाहे CO2 हो चाहे O2 हो, अगर ये आवश्यकता से ज़्यादा हैं पादप शरीर के अंदर, पादपों की कोशिकाओं में, ऊतकों में, तो ये अनावश्यक हैं। ऐसी कंडीशन में इनको बॉडी से, पादप शरीर से बाहर निकाला जाएगा, तब इनको हम उत्सर्जी उत्पाद कहेंगे। जैसे हम सभी जानते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है O2 बनाते हैं, O2 उत्पादित करते हैं, और इस ऑक्सीजन को ही वायुमंडल में लाके छोड़ते हैं। जो वायुमंडल में 21% हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये कहाँ से आई? पेड़ पौधों ने छोड़ी। तो ये क्यों छोड़ रहे हैं?
इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये लगातार बन रही है, आवश्यकता से ज़्यादा बन रही है, तो इसीलिए तो छोड़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया। CO2 को समझें, CO2 जो होती है वो एक्चुअल में पेड़ पौधे दिन में लेते रहते हैं, फिक्स करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, फिक्स करने के बाद ये श्वसन के द्वारा बनाते भी हैं CO2, तो एक तरफ ले रहे हैं, एक तरफ बॉडी में बन रही है। अब अगर आवश्यकता से ज़्यादा CO2 हो गई तो ऐसी कंडीशन में ये CO2 भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह काम करेगी और इसको भी बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। अब कैसे निकाला जाएगा वो हम आगे जानेंगे, ठीक है। पहले ये समझ लो कि ये दोनों उत्सर्जी उत्पाद हो गए, ठीक। तरल अपशिष्ट में देखें अतिरिक्त जल, अतिरिक्त जल मतलब आवश्यकता से अधिक वाटर। तो हमने एक क्लास ली है बाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन, उसमें हमने बताया है कि पेड़ पौधे आवश्यकता से अधिक भूमि से जल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उस अतिरिक्त आवश्यकता से अधिक ग्रहण किए गए जल को पेड़ पौधे पत्तियों के द्वारा या पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा, छालों में उपस्थित, तनों में उपस्थित बाह्य रंध्रों के द्वारा, क्यूटिकल के द्वारा अपनी बॉडी से बाहर उड़ा देते हैं वाष्प के रूप में। इस प्रक्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन भी एक प्रकार का उत्सर्जन ही है, और बाष्पोत्सर्जन में जो पानी निकल रहा है, जो जलवाष्प निकलता है, वो क्या है, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है क्योंकि आवश्यकता से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर अतिरिक्त जल भी क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। चलो ये बात समझ में आ गई होगी। अगला देखें ठोस या अर्ध ठोस अपशिष्ट देखें। जैसे पेड़ पौधों में गोंद बनता है बच्चों, क्या बनता है, गोंद गम बनता है, रेजिन बनता है, लेटेक्स बनता है और कुछ खनिज क्रिस्टल बनते हैं। इन पदार्थों को शायद ना देखा हो बच्चों ने, लेकिन इनके बारे में तो कॉमन है, जानते हैं। लेकिन ये भी क्या है, उत्सर्जी उत्पाद। जैसे गोंद जानते होंगे, कभी कभार देखा होगा जो बूढ़ी तने होते हैं, मोटे मोटे जिनके बड़े जो पौधे होते हैं उनका तना मोटा होता है, तो कभी कभार उनके तनों से कुछ चिपचिपा पदार्थ हमको निकलता हुआ दिखाई देता है। जैसे देखो यहाँ पे गोंद जैसा दिख रहा, हरा हरा जैसा, तो ये गोंद होता है। इसमें भी उत्सर्जी उत्पाद होते हैं। तो इन बाह्य रंध्रों के द्वारा इनमें छेद होते हैं या कट लग जाते हैं, तो उनके द्वारा ये गोंद बाहर आ जाता है, तो इसके द्वारा उत्सर्जी उत्पाद बाहर निकल जाते हैं। ये सूख जाता है, सूख के बाद झड़के जो है भूमि पे जाता है, अलग हो गया, निकल गया। इसी प्रकार रेजिन बनता है, लेटेक्स बनता है और कुछ खनिज क्रिस्टल भी बनते हैं। तो ये क्या है, उत्सर्जी उत्पाद हैं, ठीक है। चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बस यही बात चित्र के द्वारा बताई गई है, ठीक है। ये देखो जलवाष्प द्वारा, जलवाष्प बाष्पोत्सर्जन द्वारा जा रहा, O2 CO2 गैसीय अपशिष्ट छिद्रों द्वारा, राल है, गोंद है, लेटेक्स है, स्रावित रूप में निकल रहे हैं, और अपशिष्ट का निष्कासन जो हो रहा है वो पत्तियों के गिरने द्वारा हो रहा है, ठीक है। ये जो बातें यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है, नीचे स्लाइड में 4 बातों को, इनको हम आगे लेक्चर में अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर भी इनको पढ़ दें। देखो पादपों में उत्सर्जन की जो विधियां हैं किनके द्वारा निकाला जाएगा, जैसे छिद्रों द्वारा उत्सर्जन होगा, बाष्पोत्सर्जन एवं गैसीय विनिमय। तो पत्तियों के रंध्रों स्टोमेटा से क्या होगा, गैसें O2 CO2 तथा जल वाष्प बाहर निकलती है। तो देखो पत्तियों में उपस्थित जो रंध्र हैं उनके द्वारा O2 CO2 बाहर निकल रहे हैं और पत्तियों के द्वारा अतिरिक्त जल निकल रहा है रंध्रों के द्वारा, ठीक है। तो ये अंग हो गए पत्तियां, और पत्तियों में उपस्थित रंध्र क्या हो गए, उत्सर्जी अंग हो गए, ठीक है। जलवाष्प का उत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन, पौधे अतिरिक्त जल को जलवाष्प के रूप में पत्तियों की सतह से बाहर निकालते हैं, यही बात। राल, गोंद, लैटेक्स कैसे निकालते हैं, तो कुछ पौधे अपशिष्ट पदार्थों को राल, गोंद या लैटेक्स के रूप में स्रावित करते हैं। ये देखो निकल रहा है, ये निकल रहा है पत्तियों के गिरने द्वारा। कुछ अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों में संग्रहित होते हैं जो समय आने पर गिरने पर निकल जाते हैं, ठीक है। पत्तियां जब गिरती, पतझड़ जब होती है, तो पतझड़ से ठीक पहले जो है पेड़ पौधे चालू चालक होते हैं, समझदार होते हैं, तो वो भी अपनी उत्सर्जी पदार्थों को पुरानी पत्तियों में स्टोर कर देते हैं। मान लो में पत्तियां गिरेंगी, हवा चलेगी, पत्तियां गिरेंगी, तो ऐसा करो पत्तियों में स्टोर कर दो, पत्तियां जब गिरेंगी तो उन्हीं के साथ उत्सर्जी उत्पाद भी निकल के अलग हो जाएंगे। चलें स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे चलते हैं। क्या क्या लिखना है, ये पहला पूरा पैराग्राफ लिख लें, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पैराग्राफ लिख लें, ठीक है। ये वाला रहने दें क्योंकि इसको अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, वहाँ लिखना। अब अगला देखें, विभिन्न उत्सर्जी पदार्थ और उनके स्थान। उनके स्थान देख लो। देखो भाई,
विभिन्न उत्सर्जित पदार्थ और उनके स्थान। वही उत्सर्जित उत्पादों के बारे में बताया जा रहा है जो कुछ अलग टाइप के हैं, जैसे रेजिन है, गोंद है, लेटेक्स है, इनके बारे में देखो। रेजिन और गोंद, रेजिन्स एंड गम्स, ये पुराने जाइलम, ओल्ड जाइलम में संचित होते हैं। तो जैसा हमने बताया कि रेजिन है, गम वगैरह है, तो इनको जो है लकड़ी का जो अंदर का हिस्सा होता है, लकड़ी का जो अंदर का हिस्सा होता है, जो बूढ़ी लकड़ियां होती हैं, ठीक है, काष्ठीय, तो उनमें अंदर जाइलम होता है। जाइलम की अधिकांश कोशिकाएं मृत होती हैं, तो उन मृत कोशिकाओं में स्पेस है, तो उन्हीं कोशिकाओं में क्या किया जाता है, गोंद और रेजिन को स्टोर करके रख लिया जाता है और फिर उन्हीं को आवश्यकता अनुसार बूंद बूंद करके वहां पे स्रावित किया जाता है। ठीक है भाई, गोंद जो निकल रहा है, अभी हमने बताया था, जैसे यहाँ से गोंद निकलेगा, कट लग गया है, तो वो गोंद कहाँ, कहीं तो स्टोर होगा, तब तो निकल रहा है, तो वो जाइलम में स्टोर होता है, कटट वगैरह लग जाता है तो वहीं से रिसाव होने लगता है। ठीक है, लेटेक्स देखें, कुछ पौधों जैसे रबर का पेड़ से निकलने वाला सफेद द्रव या दूधिया पदार्थ, ये लेटेक्स होता है। ये जो दूधिया पदार्थ होता है, मिल्की लैक्टेस, सफेद दूध जैसा होता है, मिल्क जैसा, तो ये क्या होता है, ये भी जो है पौधों में उत्सर्जित उत्पादों को कंटेन किए रहता है। जैसे देखा होगा गांजा वगैरह आती है, गांजा है, अफीम वगैरह है, गांजे के पौधे से मिलती है। तो गांजे में जो फल होता है उसमें आप थोड़ा सा कट मारिए तो उसमें एक दूधिया कलर का ऐसे लैक्टेस मिलेगा, तो उस मतलब लैटेक्स में उत्सर्जित उत्पाद होते हैं, जैसे गांजा है, अफीम है, मार्फिन है, कोडीन है, ये सब पौधों के अंदर बनते हैं, उत्सर्जित उत्पाद हैं, तो इन्हीं को निकाल लिया जाता है। पेड़ पौधों के किसी काम के नहीं, लेकिन मनुष्य इतना बुद्धिमान है कि उसने जो है इन चीज़ों को भी अपने इस्तेमाल में ले लिया। ठीक है, तो लेता है भाई इस्तेमाल। मिट्टी में उत्सर्जन देखें, कुछ पादप अपने कुछ अपशिष्ट पदार्थों को सीधे अपनी जड़ों के माध्यम से आसपास के मिट्टी में भी छोड़ देते हैं। तो कुछ पादप क्या करते हैं, अपने अपशिष्टों को जड़ों के द्वारा जो है अपनी मिट्टी में इधर उधर सराउंडिंग में छोड़ देते हैं। तो देखो मिट्टी में ये ऐसे सफेद सफेद अगर दिख रहा है तो पेड़ पौधे में छोड़ दिए। छाल का उतरना, शेडिंग ऑफ बार्क, पेड़ पौधों में छाल बनती, जैसे मोटे मोटे जिनके तने होते हैं तो उनमें ये देख रहे हैं छाल टूट टूट के गिरती है। ठीक है, जिनको पत्ता भी कहते हैं, सामान्य भाषा में छाल कहते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थ पेड़ की भारी छाल में जमा हो जाते हैं, जो समय समय पर छिलके के रूप में अलग हो जाते हैं, पत्तियों के छोटे छेदों, रंध्रों द्वारा बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों में जो छाल बनती है, जो बार्क बनती है, तो बार्क जब टूट के गिरती है, ठीक है, छत्तों के रूप में, ठीक है, तो उनके द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ निकल जाते हैं। कोशीय रिक्तिका, सेलुलर वैक्यूल्स देखें, पौधों की कोशिकाओं में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं जहां वे अपने अवशिष्ट पदार्थों को स्टोर करके रखते हैं। अंदर उन्होंने कहाँ स्टोर किया और फिर किनके द्वारा बाहर मतलब कैसे निकल गए, बस यही दो चीजें जाननी है भाई। पेड़ पौधों ने तब तक अंदर कहाँ स्टोर किया, अंदर भी तो कुछ समय के लिए स्टोर करके रखना होगा, तो अंदर कहाँ स्टोर कर रहे हैं, फिर कहाँ से वो निकल रहे हैं बाहर, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखो भाई, यहाँ पे संक्षेप में एक समरी टेबल लगी हुई है, बेहतरीन तरीके से जो भी पढ़ा दिया। उत्सर्जित पदार्थ जैसे ऑक्सीजन है, CO2 कहाँ से निकल रहे हैं, रंध्र द्वारा निकल रहे हैं। अतिरिक्त पानी कहाँ से निकल रहा है, पत्तियों में उपस्थित रंध्र द्वारा, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा। ठोस कचरा पत्तियों और छाल के गिरने से निकल रहा है। गोंद और रेजिन, पुराना जाइलम तने के हिस्से से निकल रहा है, रिसाव हो रहा है। विविध अपशिष्ट पदार्थ इस रिक्तिका में भंडारित है, कोशिकीय रिक्तिका में भंडारित है, तो इनको भी शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगी, इन्हीं द्वारा ये बाहर आके इनमें इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, उत्सर्जन की विधियां हो गई। ठीक है, मैं तो देखें ये सभी प्रक्रियाएं पौधों को अपने अपशिष्ट पदार्थों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने या संग्रहित करने में मदद करती हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य बना रहता है और वे बेहतर रूप से कार्य कर पाते हैं। चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखें, पौधों में उत्सर्जन की विभिन्न विधियों को यहाँ पर दोबारा लिखा गया है अच्छे से टाइप करके। ठीक है, तो ये वाली जो स्लाइड अभी हमने बताई, बच्चों जरा ध्यान दें, ये वाली जो स्लाइड हमने बताई थी, इस वाली स्लाइड को आप रहने दें। ठीक है, ये वाली समरी लिखना लास्ट में। ठीक है, पहले तो ये वाला लिख लेना, जैसा कि हमने बताया
ये हेडिंग डालना, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना, ठीक है, टिक लगा लो। और फिर यहाँ से हेडिंग ये डालना और यहाँ से लेके पूरा जो है यहाँ तक लिख लेना, बस इतना इसमें से लिखना, कोई चित्र नहीं बनाना है। अगर बनाना चाहे तो ये छोटे छोटे चित्र अपने स्तर पे बना सकते हो, ठीक है, अदरवाइज इनकी फोटो कैप्चर करके रख लो, चित्र नहीं पूछे जाते हैं। ये तो केवल समझाने के लिए कि चीज़ें माइंड में बैठ जाएं। इस स्लाइड में केवल क्या करना है, स्लाइड से केवल ये समरी लिखनी, समरी टेबल, वो भी लास्ट में। तो पहले वो लिख लिया, उसके बाद ये लिखना, अभी हम समझा देंगे पूरा, और ये लिखने के बाद फिर ये टेबल लिख लेना, ठीक है, इसको रहने दो। चलें, अच्छा देखो भाई, उत्सर्जन की प्रमुख विधियां, मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन। तो पौधे अपनी सफाई के लिए निम्न तरीकों का पालन करते हैं। यहाँ पर चीज़ों को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। चलिए अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं। रंध्रों द्वारा थ्रू स्टोमेटा दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनी ऑक्सीजन और रात के समय श्वसन के दौरान बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के छोटे छिद्रों रंध्रों द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। जैसे ये पत्ती है, पत्ती की सतह पे सूक्ष्मदर्शी छिद्र हैं जिनको स्टोमेटा कह रहे हैं। इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा ये ऑक्सीजन और CO2 बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक। बाष्पोत्सर्जन भी एक प्रकार का उत्सर्जन है। पौधे अपनी जड़ों द्वारा सूखे गए अतिरिक्त जल को बाष्प बनाकर रंध्रों के माध्यम से ही हवा में छोड़ देते हैं। तो देखो ये पत्ती की सतह पर रंध्र और रंध्रों के द्वारा ही वाटर जल वाष्प के रूप में जा रहा है। तीसरा देखें, पत्तियों का गिरना यानी कि फॉलिंग ऑफ लीव्स। कई पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को पुरानी पत्तियों में जमा कर देते हैं। जब ये पत्तियां सूखकर गिरती हैं तो अपशिष्ट शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जैसा हमने बताया पेड़ पौधे चालू चालाक हैं। जब वो देखेंगे पतझड़ आने वाली है तो पतझड़ से पहले ही, ठीक है, इन पत्तियों में, पुरानी पत्तियों में जो पुरानी हो गई, झीड़ हो गई, जिनकी आयु कंप्लीट हो चुकी, तो इनमें स्टोर कर दिए जाएंगे। हवा चलेगी, पत्ती टूट के गिरेगी तो सूखी पत्ती सहित वो अपशिष्ट भी अलग हो जाएगा पादप शरीर से। छाल का उतरना, शेडिंग ऑफ बार्क। कुछ अपशिष्ट पदार्थ पेड़ की बाहरी छाल में जमा हो जाते हैं जो समय समय पर छिलके के रूप में अलग हो जाते हैं। पत्तियों के छोटे छेदों रंध्रों द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। जैसे कि आप पेड़ देख पा रहे हैं, इसकी ये छाल देखो गिर रही है, ठीक है, तो इस छिली हुई छाल में भी अपशिष्ट पदार्थ स्टोर किए जाते हैं, तो छाल के द्वारा वो भी निकल जाते हैं। तो पौधे का जो भाग टूट के गिरता है, अलग होता है समय समय पर, तो पौधे बड़े चालू चालाक हैं, उसी में चीज़ों को स्टोर कर देते हैं। यहीं पे कर दो, आगे भविष्य में टूट के गिरेगा तो ये पदार्थ भी चला जाएगा उसके साथ, ठीक है। कोशिकीय रिक्तिका देखें, सेलुलर वैक्यूल्स। पौधों की कोशिकाओं में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं जहां वे अपशिष्ट पदार्थों को स्टोर करके रखते हैं। ये कोशिका के स्तर पे बताया गया है कि कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को कहाँ स्टोर किया जाता है, कुछ समय के लिए, ठीक है। हालांकि ये ज़्यादा समय के लिए नहीं रखे कोशिका, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, ये बाहर आएगा। चले अच्छा, अब इसका स्क्रीनशॉट लिख लें और इसको लिखना अच्छे से, ठीक है, ये लिखनी है स्लाइड। कैसे लिखना वो हमने बता ही दिया, ये लिख लेना। फिर वो समरी टेबल थी, वो लास्ट में समरी टेबल बना लेना। चलें अच्छा, तो ये हमारी क्या हो गई, आज की क्लास हो गई। चलें अच्छा बच्चों, तो ये आज की क्लास में हमें केवल इतना पढ़ना था, इतना हमें जो है जान लेना था। तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा, पादपों में उत्सर्जन क्या है, पादपों में उत्सर्जन की विभिन्न विधियों को जाना, कि पादपों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं। पादपों को उत्सर्जी पदार्थों में हमने जाना कि गैसीय अपशिष्ट है, O2 है, CO2 है, इसके अलावा अतिरिक्त जल है, गोंद है, रेजिन है, लेटेक्स है, ठीक है, ये सब क्या है, उत्सर्जी उत्पाद हैं। इसके अलावा और भी पदार्थ बनते हैं इनमें, जैसे एल्केलॉइड्स वगैरह होते तो कई हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इतना ही जो हाई स्कूल लेवल में इतना पर्याप्त है। फिर उसके बाद हमने ये जाना कि ये सब उत्सर्जी उत्पाद कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बाहर निकाले जाते हैं। तो हमने जाना O2 और CO2 को पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा, अतिरिक्त जल को पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो है गोंद को, लेटेक्स को, रेजिन को, इनको भी अलग अलग माध्यम से निकाला जाता है। जैसे पत्तियों में स्टोर कर दिया तो पत्तियां जब गिरी तो पत्तियों द्वारा चले गए, छाल के द्वारा निकल रहे हैं। पेड़ पौधों के तने में कहीं कट लग गया, कहीं घाव हो गया तो वहां से जो है रिसाव हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, गोंद वोंद वगैरह, लेटेक्स वगैरह निकल रहे हैं, ठीक है। तो इन तरीकों से, इन माध्यमों से क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जड़ों के द्वारा उत्सर्जन कराते हैं पेड़ पौधे, ठीक। चलें अच्छा, पौधों में उत्सर्जन हो गया हमारा कंप्लीट। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये वाला जो चैप्टर था वो हो गया कंप्लीट। कैसा हो गया है, चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर फिनिश्ड, ठीक है। यानी कि जो हमारा चैप्टर 1 था जिसका नाम क्या था,
जैव प्रक्रम, ठीक है। तो जैव प्रक्रम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, फिनिश्ड, ठीक है, लिखे दे रहे हैं, कंप्लीट हो गया है चैप्टर, फिनिश्ड, ठीक है। चैप्टर कैसा हो गया है, फिनिश्ड, यानी कि समापन हो गया चैप्टर का, दी एंड, कैसा हो गया, समापन हो गया चैप्टर का, ठीक है। तो हाई स्कूल का जो पहला चैप्टर है जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम, वो उस पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट प्लेलिस्ट को हमने कवर अप कर दिया है। तो जो जिन बच्चों ने पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं, पूरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो पूरी प्लेलिस्ट को देखें, ठीक है। लगभग इसमें 19 लेक्चर्स जा चुके हैं, क्योंकि आज का लेक्चर कौन सा था, 19 था। तो 19 क्लासें हैं इस पूरे चैप्टर में, जिनमें हमने बहुत अच्छे से डायग्राम की मदद से बच्चों को बेसिक लेवल से हर एक बातों को समझाया है, इस तरीके से बताया है ताकि उनको पढ़ाई बोझ ना लगे, पढ़ाई से वो मतलब बोरिंग महसूस ना करें, ठीक है। पढ़ाने का तरीका जो टीचिंग मोड है वो इस तरीके का हमने अपनाया है कि बच्चे जो हैं हंसी हंसी में, मतलब आनंद के साथ, एंजॉयमेंट के साथ चीज़ों को सीखते रहें, समझते रहें और पढ़ाई करते रहें। प्रॉपर अपने नोट्स बनाते रहें, नोट्स बनाते रहें। हम पहले भी हमने कहा है कि अपने खुद के नोट्स बनाएं, ठीक है। अगर नोट्स ना बनाए हो तो नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। और प्रॉपर जो है रिवीजन भी करते रहें, ठीक है। जहाँ जहाँ पर हमने जो है डायग्राम बताए हैं वहाँ पे डायग्राम को भी ध्यान रखें, ठीक है, वहाँ पर डायग्राम को भी ध्यान रखें, डायग्राम को भी साथ साथ बनाएं। तो इन 3 चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है, चैप्टर में लगातार, ठीक है। इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लें। और जैसा कि हमने बताया कि कंसिस्टेंसी, निरंतरता, कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता बनाए रखें। पढ़ाई में निरंतरता बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमने आज के एक विचार में बताया है। लगातार चीज़ों को सीखते रहें, पर डे कुछ ना कुछ सीखते रहें। मानव जीवन इसीलिए है कि हमें कुछ ना कुछ नया जीवन में सीखते रहना चाहिए। जिस इंसान ने ये मान लिया कि हमें सब कुछ आता है या हम कुछ नहीं सीखेंगे, ठीक है, उस दिन से वो मनुष्य ये मान ले कि वो मनुष्य एक जो है जानवर की तरह, एक पशु की तरह जीवन जी रहा है, व्यतीत कर रहा है। पशु क्या है, पशु का जो जीवन है बस वो उसको अपना जीवन चलाना है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, आराम कर रहा है, फिर अगले दिन उठा, फिर खाया पिया, सो रहा, आराम कर रहा है, यही कर रहा है। उसे कुछ ना दुनियादारी से मतलब ना सीखना, कुछ नहीं करना है। तो मनुष्य भी अगर यही करने लगेगा, कुछ करेगा नहीं, ठीक है, उसके कुछ पर्पस नहीं होगा, केवल खाएगा पिएगा और यही करता रहेगा, तो फिर मनुष्य जीवन का मिलना जो है वो बेकार हो गया, व्यर्थ चला गया, ठीक है। हालांकि ये सब भी जरूरी है, खाना पीना सोना वगैरह, ये नहीं कि सर ने कहा कि जो है खाना पीना छोड़ो, केवल उद्देश्य पे ध्यान दो, पढ़ाई ध्यान दो, ऐसा नहीं, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। सब कुछ करना है लेकिन जीवन में उद्देश्य होना चाहिए, पढ़ाई करते रहें लगातार, ठीक। तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार में हम जो है क्या करेंगे, पहले चीज़ों को बेसिक्स उठाएंगे। जैसे बहुत से बच्चे जो हैं ये नहीं जानते हैं कि परमाणु क्या है, अणु क्या है, यौगिक क्या है, तत्व क्या है। इन चीज़ों को एक लेक्चर में हम बताएंगे। फिर एक लेक्चर में बताएंगे कि अणुओं के, यौगिकों के अणुसूत्र कैसे लिखे जाते हैं। बच्चों को ये नहीं मालूम है कि कॉपर सल्फेट का फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड कैसे लिखा जाएगा, फिर जिंक सल्फेट कैसे लिखा जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे लिखा जाएगा। तो फार्मूले लिखना सिखाएंगे। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। ये तो खैर हाई स्कूल के पहले चैप्टर के सिलेबस में ही इंक्लूडेड है, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। केमिस्ट्री में जैसे ये 2 चीज़ें नहीं आती कि अणु सूत्र कैसे लिखे जाते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है, तो वो केमिस्ट्री में कुछ नहीं जानता है, जीरो है, केमिस्ट्री कभी नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो अगली जो क्लास होगी वो केमिस्ट्री की लेके आएंगे। हो सकता है 1 या 2 दिन का गैप हो जाए, ठीक है, क्योंकि कंटेंट वगैरह तैयार करना पड़ता है, ये PDF वगैरह बनवानी पड़ती है, ठीक है, देखना पड़ता है क्या है क्या नहीं है, उस तरीके से चीज़ों को डील करेंगे। चलें, अच्छा जुड़े रहें हमारे साथ, ठीक है। हैप्पी लर्निंग विद स्मार्ट, हैप्पी लर्निंग विद ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस।
मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाद बाकी आप लोगों को क्या करना है ये सब यहाँ पे स्लाइड पे लिखा हुआ है। धन्यवाद।